Hello everyone. Today we will do chapter number 23, class 6th. Chapter name is the highs and lows of the earth. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हाइज एंड लोज ऑफ द अर्थ इट मींस कि हमारे अर्थ सरफेस पे जो फीचर्स प्रेजेंट है, जो रिलीफ प्रेजेंट है, चाहे वो माउंटेन्स हैं या प्लेट्यूज या प्लेन्स हैं. ओके, तो उसमें हमने ये भी किया था, माउंटेन्स किए थे हमने, तो उसमें फोल्ड माउंटेन्स हमने कर लिए थे कि जो हमारी प्लेट्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करती हैं 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर, वो आपस में वहां पे मूव कर रही हैं. तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपस में वो सभी कोलाइड करेंगी, जिससे कि जो कोलाइड की है पहले उनसे ये माउंटेन जो कि फोल्ड माउंटेन है. फोल्ड माउंटेन को हम यंगेस्ट माउंटेन कहते हैं इसे. ओके, तो आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे विद द ब्लॉक माउंटेन्स. तो 3 पार्ट्स थे. तो फर्स्ट था हमारे पास, हमने किया था फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन. ओके, सेकंड है हमारे पास ब्लॉक माउंटेन. तो ब्लॉक माउंटेन स्टार्ट करते हैं. द ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग. ठीक है, ये जो ब्लॉक माउंटेन जब बनते हैं ये कौन से प्रोसेस से बनते हैं? ये फोल्डिंग से. सो फोल्डिंग क्या है? फोल्डिंग इज द प्रोसेस दैट टेक प्लेस ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ. तो ये कैसे मूव करते हैं, ये कैसे बनते हैं, कौन सा प्रोसेस है? जो कि अर्थ से जो इंटरनल फोर्सेस से यहाँ पे एक प्रोसेस चलता है, इसे कहते हैं फोल्डिंग. सो ड्यू टू फोल्डिंग सम वीक एरियाज और फ्रैक्चर जोन्स डेवलप ऑन द अर्थ. तो जब फोल्डिंग क्रिएट होता है, जब फोल्डिंग होता है तो जो वीक एरियाज होते हैं अर्थ सरफेस पे या कोई फ्रैक्चर जोन्स है, तो वहां पे ये अर्थ फीचर जो अर्थ सरफेस पे जहां पे है वहां पे ये ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं. सो व्हेन द प्लेट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट मूव, सम ब्लॉक्स अलोंग द फ्रैक्चर जोन आइदर सिंक डाउन और लिफ्ट अप, हेंस माउंटेन्स और वैलीज डेवलप ऑन द अर्थ सरफेस. ठीक है, तो जब ये प्रोसेस होता है फोल्डिंग का, ये तो जो ब्लॉक्स है हमारे पास, तो वो ब्लॉक या तो सिंक करेंगे या तो अपवर्ड उनकी मूवमेंट होगी. कैसी मूवमेंट होगी? जैसे हमारे पास ये प्रोसेस है, दिस इज प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग. तो जैसे ये ब्लॉक्स है हमारे पास, तो यहाँ पे अगर जो ब्लॉक्स हैं या तो अपराइज करेंगे या तो यहाँ पे सिंक करेंगे, तो इन्हें हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन्स. ठीक है, जैसे ये राइज किया है तो हम इसे कहेंगे ब्लॉक माउंटेन. ठीक है, मान लो कि जैसे ये सिंपल एरिया था तो फ्लैट था, तो जब ब्लॉक मूव किए, ये सिंक किया तो ये यहाँ पे माउंटेन बन गया. ठीक है, ये वाला पोर्शन जब नीचे को मूव किया तो ये यहाँ पे माउंटेन बन गया. ओके, या फिर अगर ये पैरेलल थे और ये अप साइड को मूव कर गए, ये तीनों अपवर्ड मूव हो गए, तो भी ये ब्लॉक माउंटेन्स बने हुए हैं. सो द ब्लॉक और रॉक दैट गेट्स लिफ्टेड अप इज नोन एज होस्ट माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन. तो जो पोर्शन यहाँ पे अप साइड को मूव किया उसे हम कहते हैं होस्ट माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन, और जो डाउनवर्ड जो सिंक किया गया है उसे हम कहते हैं ग्रेवल. ठीक है, द ब्लॉक ऑफ रॉक दैट सिंक्स डाउन फ्रॉम अ वैली व्हिच इज नोन एज ग्रेवल. ठीक है, तो जो मूव अप साइड को मूव करेगा उसे हम कहेंगे होस्ट और ब्लॉक माउंटेन, जो डाउनवर्ड मूव करेगा उसे हम कहेंगे ग्रेवल. So single or multiple gravel from valleys which are long and linear. These valleys are known as rift valleys. The Narmada River India flowing through a rift valley. Okay, तो जब ये सीरीज में चलेंगे ये, तो उसे हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे क्या बनेंगे हमारे पास? ये रिफ्ट वैलीज बनेंगे. ठीक है, जब अप साइड डाउनवर्ड मूवमेंट होगी तो जब इसे कंटिन्यूस सीक्वेंस में होंगे, ये ऑर्डर में होंगे ये. ठीक है, ये लॉन्ग होंगे कि लीनियर सीक्वेंस में होंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे? ये रिफ्ट वैली बनेगी. ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये बीच सा बना है, इसे हम कहेंगे रिफ्ट वैली. ओके, तो यहाँ पे जो इंडिया की एक रिवर है, द नर्मदा रिवर, वो यहां से फ्लो करती है, उसे हम कहते हैं कि ये नर्मदा रिवर इन इंडिया फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली. तो ये ऐसे रिफ्ट वैली बनी है. क्लियर? सो दिस इज अ ब्लॉक माउंटेन. नेक्स्ट इज वोल्केनिक माउंटेन. वोल्केनिक माउंटेन कैसे बनते हैं? देखो, सिंपल सा प्रोसेस है वोल्केनिक माउंटेन का. कहीं पे जब वोल्केनिक इरप्शन होगा, वोल्केनो इरप्ट होगा, तो यहाँ से जब मैग्मा बाहर आएगा फ्रॉम बीनीथ द सरफेस, मैग्मा आएगा, तो जैसे फ्लोज करेगा धीरे धीरे ये कूल्स डाउन होगा, सॉलिडिफाई होगा. ठीक है, तो इसका भी एक स्ट्रक्चर बनते हैं इसके, उसे हम कहेंगे वोल्केनिक माउंटेन. ठीक है, इसे भी देख लेते हैं. सो देयर आर सम फोर्सेस व्हिच डू नॉट अकर एज स्लोली एज द अबव प्रोसेस. वोल्केनिक फोर्सेस आर सडन प्रोसेसेस दैट रिजल्ट इन ह्यूज माउंटेन्स. ठीक है, तो ये स्लोली प्रोसेस नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो वो एकदम से सडन होता है. So the volcanic mountains are characterized by uncertainty of lava eruption. The extreme heating of magma inside the earth cause it move upward and come out from the crack or fold in the earth crust. So कैसे होगा? देखो, जो मैग्मा है इनसाइड द अर्थ सरफेस में जो प्रेजेंट है इनसाइड द अर्थ, वो क्या होगा? वो एक्सट्रीम फोर्सेस से वो हीट होगा, क्योंकि कंटिन्यूसली वहां पे टेम्परेचर भी हाई है. मैंने पहले भी बताया था मैंने कि अगर बात करें हम अर्थ के इंटीरियर में, तो वहां पे टेम्परेचर काफी हाई और वहां पे प्रेशर भी काफी है. ठीक है, तो उस टेम्परेचर और काफी हीट प्रेशर की वजह से ही जो हमारे पास रॉक होती है वो वहां पे मेल्ट करती है, जो कि हमारे पास सेमी लिक्विड फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो कहीं से जब वहां पे कोई रॉक, वहां पे काफी कोई क्रैक है या कोई फॉल्ट है उस रॉक में,
तो फोर्स के साथ वो अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है, जिसे हम कहेंगे कि यहाँ पे वोल्केनो इरप्ट हुआ है, मैग्मा जो है बाहर आ गया। सो द प्लेस वेयर इट इरप्ट इज कॉल्ड अ वेंट। तो जहां पे ये इरप्ट होगा, जहां से मैग्मा बाहर आएगा, उसे हम कहेंगे वेंट, ठीक है, ये दिस वन, इसे कहेंगे हम वेंट। और क्रिएटर, ठीक है, वेंट कहेंगे और क्रिएटर। एंड ड्यूरिंग इरप्शन हॉट मैग्मा कॉल्ड लावा। तो जब इरप्शन होगा, जो मटेरियल हमारे पास बाहर आएगा उसे हम कहेंगे मैग्मा, ठीक है। देखिए मैग्मा यहाँ पे प्रेजेंट है, इनसाइड द अर्थ सरफेस प्रेजेंट है, इसे मैग्मा कहेंगे। जब ये बाहर आएगा तो इसे हम कहेंगे, जब अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट होगा तो इसे हम लावा कहेंगे, ठीक है। ये डिफरेंस है बिटवीन द मैग्मा एंड लावा। वेंट एंड सेटल्स अराउंड द वेंट। दिस लावा कंटेन्स हॉट गैसेस। तो उस लावा में क्या क्या होता है? कंटेन्स हॉट गैसेस, रॉक्स, एश एंड एटसेट्रा, ठीक है, बहुत सारा मटेरियल होता है उसमें। So which are thrown out usually with a great force. The lava slowly cools down and solidifies. जब बाहर आएगा तो धीरे धीरे ये cools down होगा, फिर solidify होगा। Over a period of time, lava keeps accumulating, thus resulting in the formation of volcanic mountain. तो ये प्रोसेस जब कंटिन्यूसली धीरे धीरे चलता रहेगा ये, तो यहाँ से क्या बनेंगे? वोल्केनिक माउंटेन्स बन जाएंगे। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि माउंटेन्स हमारे वर्ल्ड में, अर्थ में प्रेजेंट है, जैसे कि लाइक Stromboli is a volcanic mountain which is situated on the coast of Sicily, ठीक है। Stromboli mountain है ये, उसे वो volcanic mountain, उसे हम volcanic mountain कहते हैं क्योंकि वो volcanic eruption से ही बना है Stromboli। So there are volcanoes which remain active and lava continuously flows out of the crater। So ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो लावा, जो हमारा volcanic eruptions है जो, ठीक है, कि वहां से बाहर आया खत्म होगा, लेकिन कुछ volcanoes ऐसे भी हैं जो कि continuously erupt होते रहते हैं, जो कि टाइप्स है वोल्केनो की, जैसे डोरमेंट, एक्टिव और एक्सटिंक्ट वोल्केनोस है, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि जो टाइप्स ऑफ वोल्केनोस हैं उसमें डोरमेंट वोल्केनोस होता है, एक एक्टिव होता है एंड एक एक्सटिंक्ट वोल्केनोस। तो यहीं पे कुछ एग्जांपल है। माउंट एटना इन इटली इज एक्टिव वोल्केनो माउंटेन। तो जो माउंट एटना है वो इटली में प्रेजेंट है माउंटेन, वो एक एक्टिव कंटिन्यूसली प्रोसेस से वो वोल्केनिक माउंटेन बना है, क्योंकि वहां पे जो वोल्केनो कंटिन्यूसली इरप्ट हो रहा है। सो हाउएवर देयर आर वोल्केनिक माउंटेन्स व्हिच आर नॉट एक्टिव एंड पीपल कैन लिव देयर। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया एक्सटिंक्ट वोल्केनोस की कभी इरप्ट हुआ था, लेकिन अब वो एक्सटिंक्ट हो गया, खत्म हो गया है। सो विच आर नॉट एक्टिव, तो अब एक्टिव नहीं है वैसे वोल्केनोस, और वहां पे पीपल भी लिव करते हैं। उसका एग्जांपल है माउंट मौना किया, इज द एग्जांपल ऑफ सच माउंटेन्स। सो देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटीज वोल्केनो कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है। मैं बता चुका हूं, अभी बताया, फिर से बता देता हूं कि वोल्केनो की जो है हम 3 टाइप्स में उसे डिवाइड करते हैं, एक एक्टिव वोल्केनोस, डोरमेंट वोल्केनोस एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनोस, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें एक्टिव वोल्केनोस इट मींस कि वो कंटिन्यूअसली इरप्ट हो रहा है, ठीक है, और डोरमेंट वोल्केनोस की कभी कभी होता है, ठीक है, इरप्ट हुआ फिर रुक गया, फिर इरप्ट हुआ, तो डोरमेंट का। एक्सटिंक्ट वोल्केनो की पास्ट टाइम में वहां पे इरप्ट हुआ था, लेकिन अब वो एक्सटिंक्ट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ वोल्केनोस। नेक्स्ट इज डोम माउंटेन। जो नेक्स्ट टाइप है डोम माउंटेन। सो इन सम वोल्केनोस द मैग्मा फ्लोज आउट बट इट नॉट एबल टू कम आउट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। However, due to its high temperature and pressure, the magma pushes the surface of the earth crust like a dome. Such mountains are called dome mountains, ठीक है। dome mountains क्या है यहाँ पे, कि जैसे जो वोल्केनो इरप्ट हो रहा है, ठीक है, तो जो हमने फर्स्ट में यहाँ किया था कि यहाँ पे जो इरप्ट हुआ है वोल्केनो, तो यहाँ पे जो क्रैक था, एक फॉल्ट जोन थी वहां पे, वहां से वोल्केनो जो बाहर आ गया, लेकिन यहाँ पे जो रॉक है यहाँ पे प्रेजेंट, कि नीचे यहाँ पे काफी हॉट मैग्मा प्रेजेंट है, लेकिन जो रॉक है यहाँ पे ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग रॉक है, तो ये ब्रेक नहीं हुई, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है कि ब्रेक नहीं हुई। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो अर्थ सरफेस है वो अपसाइड को मूव कर देगा, डोम की तरह बन जाएगा, उसे हम कहेंगे डोम माउंटेन। क्लियर? So there are much smaller than the volcanic mountains and the fold mountains and have a very characteristic round dome shape, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनकी जो हाइट होती है काफी कम हाइट की होती है, इन्हें रॉक ब्रेक नहीं करती है, लेकिन वो फिर भी बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉक काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेक नहीं होती। तो ऐसे हम फीचर को कहते हैं हम कि वो कैसा माउंटेन, क्योंकि ये मूवमेंट हम जो फीचर है ऐसे लगेगा, माउंटेन की तरह ही लगेगा, इसे कहेंगे हम डोम माउंटेन। क्लियर? नेक्स्ट इज इंपोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। अब जो माउंटेन्स जो हमने डिस्कस किए, हमने फोल्ड माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन, डोम माउंटेन, तो इनकी इंपोर्टेंस क्या क्या है? स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन। द ग्लेशियर्स आर द सोर्स ऑफ पेरिनियल रिवर्स व्हिच प्रोवाइड वाटर फॉर हाउसहोल्ड एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्लेशियर जो हमारे पास प्रेजेंट है वो सोर्स है किसका? पेरिनियल रिवर्स का, ठीक है, व्हिच प्रोवाइड वाटर फॉर हाउसहोल्ड एंड इंडस्ट्रीज, वहां से वाटर यूज करते हैं फॉर हाउसहोल्ड एंड इंडस्ट्रीज। Water of the fast flowing rivers in the mountain is stored in reservoirs can be used for the purpose of
इरिगेशन एंड जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो जो फास्ट फ्लोइंग जो रिवर्स है उनसे हम क्या है कि हम डैम बिल्ड करते हैं, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिसे कहते हैं हम जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। एंड ऑल्सो उस वाटर को हम कैसे पर्पस में यूज करेंगे, फॉर इरिगेशन पर्पस। ठीक है, अब ये क्यों हम डिस्कस करें वाटर की बात यहाँ पे क्यों आ रही है, क्योंकि जितनी भी जो रिवर्स ओरिजिनेट होती है, जो माउथ है मैक्सिमम सभी उनका माउथ है मैक्सिमम सभी को माउंटेन्स में ही होता है। ठीक है, और जो ग्लेशियर्स है हमारे वो भी माउंटेन्स में ही है। हाईएस्ट जो हमारे हाई एलिवेटेड एरियाज होते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे प्रेजेंट है, वहीं पे सभी ग्लेशियर्स होंगे। ठीक है, प्लेन में हमें देखने को नहीं मिलेंगे, जहाँ पे टेम्परेचर काफी हाई होगा वहाँ पे ग्लेशियर्स नहीं होते हैं वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर काफी कम चाहिए, तो मैक्सिमम जो सोर्स है वाटर का वहीं से ही है, जितनी रिवर्स है वहीं से फ्लो करती है। सो माउंटेन्स आल्सो डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन। तो माउंटेन्स जो है किसी भी रीजन के वहाँ के क्लाइमेट को भी डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है। The Himalayas form a very strong barrier and prevent the extreme cold winds from entering the northern part of our country. ठीक है, तो जो हमारा हिमालयन माउंटेन्स है, फोल्ड माउंटेन्स है, यंगेस्ट माउंटेन, वो क्या करते हैं कि जो काफी एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स है जो कि अप साइड से आती है, कहां से आती है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द, ठीक है, फ्रॉम एंटरिंग द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अवर कंट्री। जो अपनी साइड से, जो अपर साइड से जो विंड्स ब्लो करती है, वो जो हिमालयाज है वो एक बैरियर की तरह एक्ट करता है, जो काफी कोल्ड विंड्स है उन्हें इंडिया में एंटर नहीं करना देता है उन्हें। सो दिस कीप्स द क्लाइमेट ऑफ इंडिया वार्म एंड मॉइस्ट व्हिच इज सुटेबल फॉर सर्वाइवल ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हियर। ठीक है, हमारे जो इंडियन कंट्रीज में काफी वैरायटी है, काफी वैरायटी के वहां पे प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसका एक ये भी फैक्टर है कि जो हमारी माउंटेन रेंज है हिमालय, तो वो क्या करती है, एक बैरियर की तरह एक्ट करती है, जो कि काफी एक्सट्रीम कोल्ड विंड्स है, जो कि रशिया साइड से आती है, नॉर्थ पोल साइड से आती है, तो उन्हें एक बैरियर की तरह एक्ट करता है। हमारे इंडिया कंट्री के क्लाइमेट को वहां पे काफी सुटेबल बनाता है, हमारे एनवायरमेंट को, टेम्परेचर को काफी वार्म रखता है। ठीक है, जो कि कारण है सर्वाइवल ऑफ ए विद वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हियर। एंड आल्सो माउंटेन्स आर यूजुअली होम टू वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, तो माउंटेन्स पे काफी वाइड वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट दिस डाइवर्सिटी मे बी लो इन वेरी हाई एल्टीट्यूड्स। ठीक है, जो वेरी हाई एल्टीट्यूड्स है वहां पे जो वैरायटी है प्लांट्स और एनिमल्स की काफी कम होती है। ठीक है, सो सम ऑफ द रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी फाउंड हियर। तो यहाँ पे कुछ रेयर स्पीसीज हैं वो भी फाउंड होती है हाई एल्टीट्यूड, हाई एलिवेटेड एरिया माउंटेन्स में, लाइक ब्राउन बेयर एंड स्नो लेपर्ड्स आर द डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ द हिमालयास, एंड देवदार, फर एंड पाइन ट्रीज आर सम कॉमन ट्रीज व्हिच इज फाउंड इन दीस माउंटेन एरियाज। ठीक है, तो ये हमारे ट्रीज की हैं, वैरायटीज है, ये भी यहाँ पे प्रेजेंट है, कॉमन ट्रीज फाउंड है। एंड the forest offer water, timber, fuel, fodder and products such as gum, resins, medical, herbs, etc. for multiple uses. तो जो फॉरेस्ट है माउंटेन्स में, वो एक वहाँ पे काफी फॉरेस्ट होते हैं माउंटेन्स में, सभी को पता है ये। ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या क्या चीजें हमें मिलती है फॉरेस्ट से, लाइक वाटर भी मिलेगा, टिम्बर, फ्यूल, फॉडर एंड प्रोडक्ट, जो कि हम अपनी डेली यूज में मल्टीपल उसके यूज करते हैं। एंड माउंटेन्स ऑफर स्पेक्टेकुलर साइट्स फॉर टूरिस्ट टू। ठीक है, तो माउंटेन्स जो है काफी साइट्स भी हैं वो, ठीक है, स्पेक्टेकुलर टाइप्स है फॉर टूरिस्ट के, टूरिस्ट विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सिस्टमिक ब्यूटी एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग। ठीक है, तो जो माउंटेन्स है इनकी काफी इंपॉर्टेंस है, एज ए टूरिस्ट पर्पस के लिए भी उन्हें हम काफी पीपल्स वहां पे विजिट करते हैं, और वहां पे काफी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है लाइक पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है हमारे माउंटेन्स के, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, काफी वैल्यूएबल है हमारे लिए, काफी डिफरेंट टाइप्स की डिस्टिंक्ट स्पीसीज और प्लांट और एनिमल्स की फाउंड होती हैं। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन। स्टार्ट करेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेट्यूज। ओके, तो प्लेट्यूज क्या होते हैं, तो इंडिया में जो सबसे फेमस है, सभी ने लर्न करना है, इंडिया में जो फेमस है, ठीक है, काफी पॉपुलर है और काफी सारे क्वेश्चन से आते हैं, उससे पूछे जाते हैं। ओके, तो ये दिस इज द डेक्कन प्लेट्यू, जो कि इंडिया में प्रेजेंट है। ठीक है, तो डेक्कन प्लेट्यू करते हैं प्लेट्यू। Sometimes multiple layers of lava deposit from lava plateaus which are very hard and are also resistant to erosion. Like mountains, plateaus can also be new as well as old. Deccan Plateau in India is one of the oldest plateau of the world. So the Deccan Plateau in India is the one of the oldest plateau of the world. Tibetan Plateau is the highest plateau in the world and has average elevation of 4,000 to 6,000 meters. ठीक है, तो जो तिब्बतन प्लेट्यू है वो सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का, और इंडिया का देखो सबसे ओल्डेस्ट जो प्लेट्यू है इस डेक्कन प्लेट्यू, जो कि इंडिया में प्रेजेंट है, एंड सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू इज तिब्बतन प्लेट्यू, उसकी एलिवेशन कितनी है 4,000 to 6,000 मीटर्स। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया ग्रैंड कैनियन प्लेट्यू। अभी प्लेट्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे जो फर्स्ट है इनकी कि जो प्लेट्यूज है वो काफी रिच होते हैं इन द मिनरल्स।
ठीक है। सो द प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल्स, देयरफॉर ऑल द माइनिंग एरियाज आर यूजुअली फाउंड इन द प्लेट्यू रीजन्स। तो जितने भी जो माइनिंग एरियाज हैं वो मैक्सिमम हमारे प्लेट्यूज में ही है, क्योंकि काफी जो प्लेट्यूज है काफी रिच होते हैं इन द मिनरल्स। एंड इंडिया में जो काफी फेमस है एग्जांपल, द छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया हैज अ रिच डिपॉजिट्स ऑफ आयरन, कोल एंड बॉक्साइट। ठीक है, तो इंडिया के जो छोटा नागपुर प्लेट्यू वहाँ पे काफी सारे माइंस है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे काफी सारे मिनरल्स प्रेजेंट है। मिनरल्स क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि वो एक प्लेट्यू का एरिया, प्लेट्यू जो है काफी रिच होते हैं इन द मिनरल्स। So छोटा नागपुर plateau in India has rich deposits of iron, coal and bauxite. So the lava plateaus which have rich black soil which is good for agriculture, it is especially good for the growth of cotton. तो जो प्लेट्यू है उसकी जो सॉइल प्रेजेंट होती है, सॉइल कौन सी होती है? वहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है, जो कि काफी गुड है, काफी सुटेबल है फॉर द एग्रीकल्चर एंड स्पेशली जो काफी क्रॉप से ग्रो होती है, काफी सुटेबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन, ब्लैक सॉइल। क्लियर? सो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं विद द प्लेन्स। सो प्लेन्स आर एक्चुअली एज अ रिजल्ट ऑफ डेपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स कैरिड बाय द एजेंट ऑफ ग्रेडेशन सच एज रिवर, विंड एंड एक्सेट्रा। प्लेन्स आर द लीस्ट एलिवेटेड ऑफ ऑल अदर लैंडफॉर्म्स। ठीक है, प्लेन्स कैसे हैं? देखो, जब रिवर फ्लो करती है फ्रॉम द माउंटेन्स, तो वहां पे क्या करेगी रिवर? जब रिवर फ्लो करती है तो वो इरोजन का एक्ट एज अ इरोजन वर्क करती है, क्योंकि रिवर में वाटर होता है। तो मैंने हमने पहले ही किया था हमने कि वाटर एक्ट करता है एज अ एजेंट ऑफ इरोजन, काफी इंपॉर्टेंट एजेंट है वो। तो जब वो रिवर जब फ्लो करती है तो अपने जो इसके एरिया है, लेफ्ट और राइट बैंक है रिवर्स की, या फिर जो डाउन एरिया है रिवर का, उसे वो इरोड करती है कंटिन्यूसली। तो अपने जो सेडिमेंट्स है, वाटर सेडिमेंट्स अपने साथ ले जाता है वो, ठीक है, उसका मूव करेगा और कहीं ना जब साथ ले जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसे डिपोजिट करेगा। ठीक है, अब कैसे होता है ये? क्योंकि माउंटेन्स में जो रिवर की स्पीड है काफी हाई स्पीड होती है, तो वहां पे मैक्सिमम वर्क करती है इरोजन का। लेकिन जब रिवर की स्पीड जब प्लेन्स में एंटर करती है तो रिवर की स्पीड काफी स्लो डाउन हो जाती है, काफी धीरे होती है। तो जितना भी मटेरियल अपने साथ लेकर आई होती है वो उसे वहां पे डिपोजिट करती है। सो दिस एक्ट एज अ डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, इस तरह से आता है। सो द प्लेन्स आर लीस्ट एलिवेटेड ऑन ऑल अदर लैंडफॉर्म्स। तो जो प्लेन्स है हमारे सबसे कम लीस्ट एलिवेटेड वहां पे लैंडफॉर्म्स होते हैं। सो दे कैन बी डिफाइंड एज रिलेटिवली लो रिलीफ नियरली 200 meters in their average height with a gently rolling flat surface. The plains can be grassland, woodland, agricultural land, residential land or even barren land. तो जो हमारे प्लेन्स है उसे हम कैसे यूज करते हैं? वहां पे क्या क्या प्रेजेंट है हमारे पास? ग्रासलैंड भी होंगे प्लेन्स में, वुडलैंड एरिया होगा, एग्रीकल्चर लैंड, तो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए हम यूज करेंगे उस लैंड को, रेजिडेंशियल लैंड एंड और इवन बैरन लैंड। अब ये फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स किस तरह से बनते हैं? तो मैंने आपको पहले फॉर्मेशंस की बता दी है कि जब रिवर फ्लो करती है माउंटेन में उसकी स्पीड काफी हाई होती है, तो वो मैक्सिमम वाटर जो एक्ट करता है रिवर का एज अ एजेंट ऑफ इरोजन। तो वहां पे जो अपने जो वेदर रॉक होगी जिसे इरोड करेगी वो, जब प्लेन्स में जब रिवर की स्पीड कम होगी तो वहां पे जितने भी सेडिमेंट्स अपने साथ बुलाइए, इरोजन का वर्क किया उसने, तो वहां पे उसे डिपोजिट करेगी। तो वहां पे प्लेन्स है उसकी फॉर्मेशन होती है। सो प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ एलिवेटेड एरियाज and filling up low-lying areas with the sediments brought down by the action of large river, glacier and winds. ठीक है, तो जैसे वाटर का हमने किया तो मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास जो वाटर है इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, तो वहां पे एज अ एक्ट ऑफ एजेंट का वर्क करेगा, वो एज अ इरोजन का वर्क करेगा वहां पे। तो वैसे ग्लेशियर्स भी मूव करते हैं, ग्लेशियर भी एज अ एजेंट वहां पे वर्क करते हैं, ऑल्सो विंड। तो जब विंड ब्लो करती है तो वो भी एज अ एक्ट ऑफ एजेंट वहां इरोजन के लिए वर्क करती है। So the Great Indian Northern Plains or the Indo-Gangetic Plain came into existence through weathering and erosion of the Himalayas by various rivers such as Ganga, Yamuna, Satluj, Kosi, Chambal and Son. ठीक है, ये डिफरेंट रिवर्स हैं सभी, जो कि इन रिवर की वजह से ही हमारे पास जो इंडिया के जो नॉर्दर्न प्लेन्स है हिमालयास में, ठीक है, जो हिमालयास को जो माउंटेन्स है रिवर ने यहाँ पे इरोड किया उनको, ठीक है, तो जो हमारे प्लेन्स बने हैं वो इन रिवर से ही बने हैं। इनसे क्लियर? तो सभी ने ध्यान रखना है कि इन रिवर से हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इंडियन कंट्री के वो यहाँ से बने हैं, और मटेरियल कहाँ से आया? फ्रॉम द हिमालयास। ठीक है, जैसे हमने इंपोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स किया था तो वैसे ही हम इंपोर्टेंस ऑफ प्लेन्स करेंगे कि इनकी क्या इंपोर्टेंस है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेन एक बार देख लेते हैं हम कि किस तरह से, जैसे मैंने बताया देखो प्रोसेस वही है। अब हम इमेज से देखते हैं कि फर्स्ट स्टेज में रिवर फ्लो करी इन द माउंटेन, यहाँ पे स्पीड काफी हाई है रिवर की, तो यहाँ पे मैक्सिमम वर्क करेगी वो वेदरिंग और इरोजन का वर्क करेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स। तो सेकंड स्टेज में रिवर की जो
स्पीड है काफी कम होगी, तो जितना भी मेटेरियल सेडिमेंट्स अपने साथ लाइए उन्हें वहां पे डिपॉजिट करेगी। ठीक है, सेकंड स्टेज में, थर्ड में यहाँ पे स्पीड काफी स्लो है, तो सब जितना भी सेडिमेंट्स लाएंगे यहाँ पे वो डिपॉजिट करेगी, यहाँ से हमारे प्लेन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। सो क्या है कि जितने भी जो प्लेन्स बनते हैं वो सभी फर्टाइल प्लेन्स हैं। वो क्यों? क्योंकि सेडिमेंट से बने हैं। सो द प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड आर वेरी फर्टाइल जोन्स व्हिच आर गुड फॉर एग्रीकल्चर। जो सॉइल है काफी फर्टाइल होती है, दिस इज फॉर गुड फॉर एग्रीकल्चर। As the plain provide food and transport to people, large number of human settlements are found in these areas. ठीक है, तो जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है काफी लार्ज नंबर में फाउंड होती है इन दी प्लेन्स में। तो वहां पे देखो प्लेन्स में क्यों होती है? क्योंकि प्लेन्स पे देखो एक तो फर्टाइल जोन होगी, आप एग्रीकल्चर वहां पे कर सकेंगे, आपको वाटर भी ड्रिंकिंग के लिए वहां पे अवेलेबल होगा, इसलिए क्योंकि जो बेसिक नीड्स है हमारी, तो ह्यूमन सेटलमेंट अराउंड दी वाटर एंड फर्टाइल जोन्स में वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट जो काफी होती है। So since the plain have a flat and level surface, it is easier to build railways, roadways for the transportation. The Gangetic plains are one of the most thickly populated regions of the world. ठीक है, अब ये जो यहाँ पे गैंगेटिक प्लेन्स है, जो कि गंगा रिवर से जो प्लेन्स बने हैं, वो काफी वहाँ पे हमारे पास काफी मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ह्यूमंस की, उन्हें वहाँ पे सभी अवेलेबल है। जैसे कि वहां पे उनको रेलवे भी इजी है बिल्ड करने के लिए, रोडवेज भी बना सकते हैं, जो सॉइल है वो काफी फर्टाइल है, तो वहां पे एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, वाटर प्रेजेंट है, ड्रिंकिंग के लिए भी यूज करेंगे एंड फॉर इरिगेशन पर्पस के लिए भी यूज करेंगे। क्लियर? सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन्स। इस चैप्टर में इतना ही करेंगे आज हम। ओके, थैंक यू।